बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपने देश की लुटिया डुबाने पर तुले हुए हैं। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया, जिस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना बेहतर रेट पर बढ़ी क्योंकि भारत का साथ बांग्लादेश को था, आज उसी बांग्लादेश को एंटी इंडिया बनाकर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। राजनीति के लिए नौसीखिए मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुखिया बनाने का फैसला वैसे ही अटपटा था। नोबेल पुरस्कार उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए जीता, लेकिन करा दी गई उनसे राजनीति। अब मोहम्मद यूनुस की यही अटपटी राजनीति बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रही है। बांग्लादेश का एंटी इंडिया रवैया देश के लिए घातक साबित हो रहा है। कोविड-19 ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। देश की सीमा को बंद करना पड़ा था, सप्लाई चेन ठप पड़ गई थी। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के फैसलों से बांग्लादेश बर्बादी के समंदर की तरफ दौड़ रहा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है और ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीब 85% और कुल जीडीपी में 13% हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो दुनिया भर में सामानों की सप्लाई कर सके। इसके अलावा बांग्लादेश अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों से अगर सामान बेचता है तो उसकी लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि कोलकाता से शिपिंग लागत सिर्फ $2 से $2.5 प्रति किलो के बीच आता है, जबकि बांग्लादेश से सीधे भेजे जाने पर उसी सामान को बेचने पर $5 से $6 प्रति किलो खर्च आ जाता है। लिहाजा जब भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी तो ये बांग्लादेश के कारोबारियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, जबकि भारत बांग्लादेशी कारोबारियों से मामूली शुल्क वसूलता था। इसके पीछे भारत का विश्वास था कि संकट के समय पड़ोसी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट शिपमेंट सुविधा खत्म करने के पीछे अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर बढ़ती भीड़ का हवाला दिया, जबकि एक्सपर्ट्स उसे राजनीतिक फैसला मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ऐसे ही ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म नहीं की थी। उससे पहले बांग्लादेश भूमि बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगा रहा था और भारत से कपास आयात को निशाना भी बना रहा था, जो भारत को पसंद नहीं था। इसके अलावा जब बीजिंग में मोहम्मद यूनुस ने भारत के चिकन नेक को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारत के सब्र का बांध टूट गया। भारत के लिए रेड लाइन खींचने की जरूरत थी और भारत ने खींच भी डाली। हालांकि भारत ने मोहम्मद यूनुस को अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दिया था और बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली बैठक तक का इंतजार किया था, लेकिन उसके बाद भी जब मोहम्मद यूनुस नहीं सुधरे तो भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को खत्म कर दिया है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के बैक्समिको औद्योगिक पार्क में 170 कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं और उसे एक क्लस्टर में 40,000 नौकरियां चली गई। अब बांग्लादेश को अपने सामानों को बेचने के लिए पहले श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान भेजना होगा और फिर निर्यात करना होगा, लेकिन इसमें भारी भरकम खर्च भी आएगा, जिससे बांग्लादेशी सामान अब महंगे हो जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री उसकी कम हो जाएगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक हसन ने सार्वजनिक रूप से भारत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं। एक हिंदू नेता की इसी हफ्ते हत्या कर दी गई, जिस पर विदेशी मंत्रालय के बयान भी जारी किया गया। ऐसे में भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस जब तक बांग्लादेश की सत्ता पर है तब तक बर्बादी की राह पर चलना बांग्लादेश की नियति बनी रहेगी। हालात तो कुछ ऐसे ही कहते हैं। जाते जाते बांग्लादेश मामले पर आपको एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनकी राय के साथ छोड़ जाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही चिंताजनक है। हमारी सरकार मेरे ख्याल से काफी कुछ कर रही है और काफी कुछ हमें पता भी नहीं है, पर बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम सिटीजन्स भी कुछ करें, यानी कि लेट्स से हिंदूज भी कुछ करें। और मेरी अपील तो खास करके है जो हमारे हिंदू भाई हैं दुनिया भर में, उनसे जो हमारे एनआरआईज हैं। देखिए, दुनिया भर में बांग्लादेशी भी बहुत है। बांग्लादेश को रेमिटेंसेस भी आती हैं करीब $25 बिलियन सालाना विदेश से, उनके एनआरआई से। विदेशों में हमारे एनआरआई और बांग्लादेशी एनआरआई की काफी अच्छी दोस्तियां होती हैं। तो ये लोग आपस में बैठ के सद्भावना चर्चाएं करें और उनसे बात करके बोलें कि आप अपने देश में पीछे अपनी फैमिलीज को बताओ
कि सद्बुद्धि रहे, कॉमन सेंस रहे, देश को डेवलप करो। मेरे विचार से वो एक कुछ इफेक्टिव नया रूप हो सकता है जिसमें कि हमारा भारतीय डायस्पोरा बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। और इसको चलते एक्चुअली मैंने खुद कुछ एक कदम उठाए हैं हमारे अपने नेटवर्क में। देखिए, एमईए मेरे विचार से हर एंगल से पहलू से देख रहा होगा, वो ट्रेड के एंगल से देख रहा होगा, सिक्योरिटी के एंगल से देख रहा होगा, मल्टीपल पॉलिटिकल एंगल से देख रहा होगा, वो इंटेलिजेंस एंगल से देख रहा होगा। हमारे भी तो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके जरिए बातचीतें वगैरह हो रही होंगी। पर मेरे ख्याल से हमारे एमईए को थोड़ा गिव एंड टेक भी देखना चाहिए अब, खास करके जैसे वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, राइट, उसमें यस हमारी पोजीशन है, उनकी पोजीशन है, उस ट्रीटी को जरा सॉल्व कर ले हम, और माना थोड़ा सा उसमें बांग्लादेश को फेवर कर दो, और एक्सचेंज में उससे मांगो कि आप ये स्थिति अपने देश के अंदर इंप्रूव करो। तो मेरे ख्याल से उस तरह की कोई एक्सचेंजेस भी कंसिडर करी जा रही होंगी या करी जानी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ इफेक्टिव करना है ना। अदरवाइज हम बोलते रहेंगे, वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हमें एंगेज भी करना है और हमें बहुत ज्यादा उनको आर्म ट्विस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें ये भावनाएं रह जाती हैं और ये लॉन्ग टर्म हमें नुकसान करती हैं कि हम बुली करते हैं। मालदीव्स देखिए वापस मुड़ के आ गया, श्रीलंका देखिए वापस मुड़ के आ गया भारत की तरफ। बांग्लादेश के रिश्ते भी भारत से इंप्रूव होंगे, तो इसलिए हमें अपना संयम रखना है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ केस चल रहा है, अव्वल केस चल रहा है उसकी जो सत्ता गिरी, उस समय जो वायलेंस हुआ, जो लोग मरे, करीब 400-500 लोग मरे थे, उनको लेकर, उनकी ड्रेस को लेकर शेख हसीना और इसके पार्टी के काफी लीडर्स के खिलाफ। उसके अलावा शेख हसीना के ऊपर केसेस चल रहे हैं। जब वो सत्ता में थी उस समय शेख हसीना ने भी किडनैपिंग्स और किलिंग्स करवाई थी, तो उनको लेकर के केस चल रहा है। पर अब जो ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू करा गया है बांग्लादेश से, जो कहा जा रहा है, इसमें यह है कि शेख हसीना हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रही है बाहर बैठ करके। तो इसलिए हमें शेख हसीना और उसमें शायद 11 लोग हैं, 12 लोगों के नाम हैं, कि इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया गया, अब रेड कॉर्नर नोटिस इशू कीजिए। अब ये एक चाल है उनकी, भारत को बैकफुट पे पुश करना कि भाई इंटरपोल का नोटिस आ गया, भारत को जवाब देना पड़ेगा या हम जवाब ही नहीं देंगे, राइट। बट उन्होंने अपने तरफ से एक ये चाल चली है इंडिया को बैकफुट पे करने की। देखिए, मेरे विचार से तो ये जो भी इन्होंने इशू करा है, इंडिया उसके साथ नहीं जाएगी, नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया ने, हमारा जब पोजीशन अब ये हो गया है कि शेख हसीना को हमने शेल्टर दिया हुआ है, तो अब हम मेरे ख्याल से अपने फ्रेंड्स के साथ स्टिक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड और फिर उसको छोड़ दिया बाद में। तो जो भी कदम इस तरह के बांग्लादेश उठाएगा, आई थिंक भारत उसको कंप्लीटली नकार देगा। ऐसा है, रेड कॉर्नर नोटिस बेचक आ जाएगा, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस से बहुत फर्क होगा नहीं, क्योंकि वो शेख हसीना के बारे में सवाल ये नहीं है हम उनको इधर रहने के लिए इजाजत देता है, न उनको उधर भेजते है, ये सवाल नहीं है उनका। ये सवाल का जवाब बिग पिक्चर देखना है, कैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस चल रहा है। वो बिग पिक्चर के एक छोटी पार्ट है, ये कैसे करना है। तो ये सवाल आप को जवाब दे सकता नहीं है। बिग पिक्चर के बारे में मैं एक कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत डैमेज करता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइजर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश वो मैरीटाइम स्पेस का गार्डियन है ना। जरूरत नहीं था, है ना। क्या बेनिफिट मिला? भारत ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाला, तो बांग्लादेश की तरफ और मैं कहूं भारत की तरफ भी
और पब्लिक स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सोचना है। In English, sir, the